Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Hello students, today in this video I will explain you the second chapter from the book Flamingo. The name of the chapter is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. This chapter is written by Anish Jung. So students, let's start the chapter, The Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. So first of all, study about the author. So Anish Jung, born in 1964. Anish Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Means जो अनीश जंग हैं ये एक महिला राइटर हैं. इनका जन्म राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और जो एडolescence था यानी टीनेज जो एज होती है उसको हैदराबाद में, किशोरावस्था भी कह सकते हैं, हैदराबाद में स्पेंड किया. सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यानी उनको जो शिक्षा मिली, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? हैदराबाद से और यूएसए से. हर पेरेंट्स व बोथ राइटर, उनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही राइटर थे, माता पिता दोनों ही. अनीश जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. अनीश जंग ने अपना करियर राइटर के रूप में इंडिया में शुरू किया. सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. यानी वह इंडिया और अब्रॉड यानी कि विदेश, भारत और विदेश दोनों में ही एडिटर भी रही और बहुत सारे पेपर्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए और स्पेशली मेजर न्यूज़पेपर्स के लिए एडिटर भी रही. और साथ ही साथ कॉलमनिस्ट कौन होते हैं? स्तंभकार. जो पेज जो न्यूज़पेपर के एक पेज पर एक बड़ा सा एक ऐसे टाइप में जो लिखा आता है तो वो वहाँ पर उनके काफ़ी जो लिखे हुए चीज़ें थी वो वहाँ पर प्रिंट होती रहीं. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी अपनी जो बुक्स थी वो भी लिखी. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक उनकी बुक है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. उसी का एक एक्सेप्ट है, एक अंश है. हियर सी एनालाइज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. इस स्टोरी में वो एनालाइज करती हैं किसके बारे में? जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस हैं, यानी भारत या हमारे देश में जो फैली हुई जो गरीबी है और जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारे बच्चों को एक एक्सप्लॉयटेशन वाली लाइफ स्पेंड करने के लिए मजबूर करती हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर शुरू करते हैं. तो समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, यानी कभी कभी या कई बार मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है. वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा. हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जो मुझे लगभग हर सुबह मिलता था. स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, यानी मेरे नेबरहुड में ही, पड़ोस में ही पड़े हुए कूड़े के ढेर में से वो जो गोल्ड स्क्राउज माने सर्च कर रहा होता था, ढूंढ रहा होता था. तो उस समय मेरा उससे एनकाउंटर होता था और एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि तुम ये क्या करते हो या क्यों करते हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर काफ़ी पहले ही छोड़ दिया था. सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि ढाका के जो हरे भरे जो खेत थे उसमें उसका मकान था, उसमें उसका मकान स्थित था. हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसका ये जो घर था वो अभी कोई दूर की याद नहीं था, यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ था उसे छोड़े हुए. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. हिज मदर टेल्स हिम, यानी उसकी माँ उसको बताती है कि वहाँ पर अक्सर तूफान आया करते थे, बहुत सारे स्टॉर्म्स आते थे जो क्या करते थे? स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उनके घरों को, उनके खेतों को
बहा कर ले जाते थे। कहने का मतलब है कि वो उनमें पानी भर जाता था, बाढ़ें आ जाती थी। सो दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसीलिए उन्होंने वो घर छोड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड इन दी बिग सिटी, यानी वेयर ही नाउ लिव्स, यानी जो लुकिंग फॉर गोल्ड माने सोने के लिए, सोने का मतलब पैसे के लिए, रुपए के लिए, बड़े शहर में आने के लिए। और वो बड़े शहर में आ गए थे, वेयर ही नाउ लिव्स, जब वो जहाँ पर वो अब रह रहा था। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तो जब जो राइटर हैं, लेखिका हैं, उन्होंने उससे पूछा कि भाई वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो? तो उसने ही मटर्स लुकिंग अवे, यानी उसने देखते हुए, थोड़ा सा दूर से देखते हुए, उसने बड़बड़ाते हुए बोला कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यानी मेरे पास करने के लिए कुछ भी और नहीं है। गो टू स्कूल, तो लेखिका ने उससे कहा आई से ग्लिबली, यानी लेखिका कहती है कि मैंने ग्लिबली, मैंने बड़ी ही क्लेवर तरीके से, चतुराई से उससे कहा। मैं कहती हूँ कि गो टू स्कूल, स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत ही मैंने ये भी महसूस किया, यानी जो लेखिका है वो कहती है कि तुरंत मैंने ये भी महसूस किया कि जो मेरे शब्द हैं वो कितने हॉलो होंगे, यानी कितने खाली होंगे, यानी उनको कहना कितना आसान है जो मैंने बोल दिया है। क्योंकि एक गरीब बच्चे के लिए, और जो गार्बेज में से कुछ पैसे वगैरह ढूंढता हो, उसके लिए स्कूल जाना कितना कठिन है। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो जब मैंने उसे कहा कि स्कूल क्यों नहीं चले जाते, तो साहिब ने क्या कहा कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वो लोग बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। यहाँ पे वो लोग कौन है, मतलब सरकार वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह, जब बन जाएगा स्कूल तो मैं वहाँ चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने थोड़ा सा जोक करते हुए उससे पूछा कि अगर मैं कोई स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम वहाँ आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने पहले से भी ज़्यादा अधिक मुस्कुराते हुए उसने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि वो मेरी तरफ भागते हुए आ रहा था, और उसने आते ही मुझसे पूछा इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, तो मैंने कहा कि स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, और मैं थोड़ा सा परेशान थी क्योंकि मैंने ऐसा वादा उससे किया कि जो पूरा नहीं हो सकता था, या उसको पूरा करना कठिन था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, लेकिन जो वादा मैंने किया उसके जैसे वादे इस ब्लैक वर्ल्ड में, इस काले संसार में भरे पड़े हुए हैं, हर कोने कोने में हैं। यानी गरीब लोगों से इस तरह के तब बहुत सारे वादे किए जाते हैं पर उनको कभी पूरा नहीं किया जाता। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यानी कई महीने उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया साहब ए आलम। ही अनाउंसेस, उसने क्या बताया कि साहब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, यानी उसको ये नहीं पता था कि इसके नाम का मीनिंग क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो उसके नाम का मीनिंग जान जाए या उसको इसका मीनिंग पता होता कि उसके नाम का मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहब का मतलब लॉर्ड और आलम, साहब ए आलम यानी कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको इस पर विश्वास करने में भी काफ़ी मुश्किल होती कि उसको ये बताया जाता कि भाई तुम कौन हो, तुम तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स हो। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनजान कि उसका जो नाम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ में जो गलियां हैं उनमें घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, एक तरह से एक नंगे पैरों वाले बच्चों की आर्मी, वो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, यानी जो कैसे लगते हैं, एक ऐसी सेना लगती है जो सुबह के पक्षियों की तरह लगते हैं, जो सुबह सुबह पक्षी होते हैं और जो दोपहर तक गायब हो जाते हैं। ये सुबह सुबह पक्षी दिखाई देते हैं और दोपहर आने तक गायब हो जाते हैं। तो वो ऐसे ही बच्चे थे, सुबह सुबह आकर के कचरे में से पैसा ढूंढते थे और फिर दोपहर में गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स
महीनों के बाद आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, यानी मैं उनमें से हर एक को पहचानने लगी थी, यानी जितने भी बच्चे होते थे सबको मैं जानने लगी थी। फिर लेखिका उससे पूछती हैं कि वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने फिर उनमें से एक से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सैप, ही आंसर सिंपली। उसने बड़े ही सीधेपन से उत्तर दे दिया कि मेरी माँ उनको सैफ से, सैफ का मतलब जो मकान में जो घरों में एक तरह से टाँट टाइप में बना होता है, तो वहाँ पर वो कहते हैं मेरी चप्पल रखी हुई हैं, मेरी माँ मुझे उतार कर ही नहीं देती। तो इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। तभी वहाँ पर जो एक दूसरा लड़का जो कि ऐसे शूज़ पहना था जो मैच नहीं करते थे, यानी अलग अलग जूते पहना हुआ था, उसने बोला कि अगर उसकी माँ उतार के दे भी देगी तो वो उन्हें फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने उसके ऊपर कमेंट किया जो अलग अलग मैच होने वाले, अलग अलग मैच न होने वाले जो अलग अलग शूज़ पहना था उन पर मैंने कमेंट किया, तो ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। तो उसने अपने फीट को सफल्स किया, यानी एक के ऊपर एक रख लिया, यानी कि किसी एक शूज़ को दूसरे वाले को छिपाने के लिए, एंड सेज नथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। मुझे जूते चाहिए, एक तीसरे लड़के ने कहा जिसने अपने जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं लिए थे या चप्पल नहीं लिए थे। वो बोलता है कि आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूम करके, आई हैव सीन, यानी मैं पूरे देश में घूमी हूँ और मैंने बच्चों को देखा है वॉकिंग बेयर फुट, यानी नंगे पैरों घूमते हुए, इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, यानी शहरों में भी देखा है, गांव की सड़कों में भी देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये कोई पैसों की कमी की वजह से नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, बल्कि ये एक परंपरा है नंगे पैर घूमने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक तरह का एक्सप्लेनेशन ऐसे लोग दे देते हैं, यानी कि एक इस तरह का स्पष्टीकरण होता है। लोग कह देते हैं कि ये कोई पैसों की कमी की वजह से नहीं है कि वो नंगे पैर घूम रहे हैं, बल्कि ये तो उनकी परंपरा है। तो ये एक तरह का स्पष्टीकरण है, बट हकीकत कुछ और ही है। आई वंडर, मैं आश्चर्य करती हूँ। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे इस बात पर आश्चर्य था कि ये कहना कि भाई ये इनकी परंपरा है नंगे पैर रहना, वो केवल एक एक्सक्यूज़ था, एक बहाना था इस बात को एक्सप्लेन करने का, जो यानी किस चीज़ को एक्सप्लेन करने का, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल का मतलब नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली जो गरीबी की स्थिति थी उसको एक्सप्लेन करने का एक तरह का बहाना था। आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है, फ्रॉम स्टोरी अ मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी, यानी मुझे याद है एक आदमी के द्वारा बताई हुई कहानी जो कि ओडीपी से था, उसने मुझे बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह छोटा था, यानी जब वो लड़का था, तो वह एक टेम्पल के पास से होकर के गुजरता था और अपने स्कूल जा रहा होता था, और रास्ते में एक टेम्पल पड़ता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिता जो कौन थे, एक पुजारी थे उस मंदिर में। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह कुछ समय के लिए वहाँ एट द टेम्पल माने मंदिर के पास रुकता, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वो मंदिर के सामने खड़े होकर एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल के बाद मैं उसके टाउन में पहुंचा, मैंने उसके नगर को गया, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर के पास भी गया, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन द एयर ऑफ डेसोलेशन, जिसको अब एक तरह से वीरान सा छोड़ दिया गया था। इन द बैक यार्ड, और उस मंदिर के पीछे वाले आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर अब नया जो पुजारी है वो रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर अब लाल और सफ़ेद रंग की जो प्लास्टिक की चेयर्स थी वो पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का जो कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, जो कि सॉक्स और शूज़ दोनों पहने हुए था, जूते और मोजे दोनों पहने हुए था। अराइव्ड पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब गहरी सांस लेते हुए, हांफते हुए वहाँ पर आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग
ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपना जो स्कूल बैग था एक फोल्डिंग बेड पर, बेड क्या होता है, फोल्डिंग बेड जो चारपाई होती है जो फोल्ड हो जाती है, उस पर उसने फेंका। लुकिंग एट द बॉय, और उस लड़के को देख करके आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, उस लड़के को देखकर मुझे वो लड़का याद आ गया जिसने गॉडेस से यानी भगवान से या देवी से एक प्रार्थना की थी। When he had finally got a pair of shoes, जब उसको फाइनली जो पेयर ऑफ शूज मिल गए थे तो उसने क्या प्रार्थना की थी, लेट मी नेवर लूज देम, यानी उसने देवी से कहा था कि ये शूज मुझे खोने मत देना, यानी मेरे से खो न जाएं। एंड द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और शायद जो गॉडेस है यानी देवी है उसने उसकी बात मान ली, उसकी प्रार्थना कबूल कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, और जो प्रीस्ट है पुजारी है उसके जैसे जो यंग बॉयज़ हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो अब जूते पहना करते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत से दूसरे बच्चे जो कि रैग पिकर्स, जैसे रैग पिकर्स का मतलब कूड़ा बीनने वाले, कूड़े में से बीनने वाले जो चीज़ों को बीनते हैं, इन माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में ही थे, रिमेन शूलेस, यानी वो अभी भी शूलेस ही रहते हैं, यानी बिना जूतों के ही रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरी पहचान इन नंगे पैर घूमने वाले जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे, इनके साथ मेरी पहचान मुझे सीमापुरी तक ले गई। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली की पेरीफेरी यानी कि सीमा से लगा हुआ था। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी इससे काफ़ी दूर था। मेटाफोरिकली, एक मेटाफोरिकली मतलब एक तरह से तुलना करने के ढंग से, अ वे ऑफ सेइंग टू एक्सप्रेस अ रिजेम्बलेंस। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, और जो लोग यहाँ रहते थे वो कौन थे, स्क्वैटर्स थे। स्क्वैटर मीन्स ए पर्सन हु सेटल्ड ऑन पब्लिक लैंड विदाउट एनी लीगल राइट, यानी बिना अधिकार के किसी लैंड पर आकर के जो रहने लग जाते हैं उनको स्क्वैटर्स कहते हैं। एंड हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और जो कहाँ से आए थे, 1971 में बांग्लादेश से भारत में आ गए थे, जब डिवीज़न हुआ था 1971 में इंडिया और बांग्लादेश का। साइज फैमिली इज़ अमंग देम, और साहिब का जो परिवार है वो भी उन्हीं में से एक था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय जो सीमापुरी थी वो एक तरह से वाइल्डरनेस थी, यानी कि उजड़ा या सुनसान जगह थी, उजड़ी हुई। इट इज स्टिल इज, ये अब भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये अब एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी मिट्टी के बने हुए स्ट्रक्चर्स में, यानी घरों में छोटे छोटे जो झोपड़ियाँ सी बनी हुई हैं। विद रूफ ऑफ टिन, जिनकी जो रूफ हैं वो टिन की और टारपोलिन की बनी हुई हैं, तिरपाल की बनी हुई हैं, टीन की बनी हुई हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, जहाँ पर सीवेज सिस्टम नहीं है, ना पानी निकलने के लिए ड्रेनेज नहीं है, और रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और वहाँ पर लगभग 10,000 रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वाले ये लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और वे लोग यहाँ पर बिना किसी आइडेंटिटी के लगभग 30 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के, बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास में एक राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे उनको उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में शामिल हो गया है। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इससे वो ग्रेन खरीद पाते हैं। और स्पेशली जो वोटर लिस्ट में उनका नाम, उनको राशन कार्ड दे दिया, वोटर लिस्ट में नाम आ गया, ये हमारे जो पॉलिटिशियन है ये उनका किया हुआ होता है कि वो इस तरह के लोगों को राशन कार्ड दे देते हैं, वोटर आई कार्ड में नाम आ जाता है, जिससे उनको वोट मिल जाते हैं। पर वो कभी उनके बारे में सोचते नहीं हैं, उनके भले के लिए कभी नहीं सोचते। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी से ज़्यादा जरूरी सर्वाइवल के लिए यानी जीवन जीने के लिए फूड है। फूड की ज़्यादा ज़रूरत है, आइडेंटिटी की नहीं। आइडेंटिटी हो ना हो चलेगा, लेकिन फूड ना हो तो नहीं चलेगा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, अगर हम दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन खिला पाते हैं और
बिना स्टमक एक के यानी पेट में दर्द हुए अपने बेड पर यानी कि बिस्तर में सोने के लिए चले जाते हैं, यानी हम सोने से पहले कुछ ना कुछ हमारे पेट में पहुंच जाता है। वी वुड रेदर लिव हियर, तो हमें यहाँ पर रहना अधिक पसंद होगा दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, बजाय उस फील्ड के जो हमको बिल्कुल भी ग्रेन नहीं देती, अनाज यानी खाने के लिए नहीं देती। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी, यानी एक महिलाओं के एक ग्रुप ने मुझसे ये बात कहती हैं, जो कि टैटर्ड माने बहुत ही फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी हुई थी। और वो कब कहती हैं कि व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपने जो सुंदर फील्ड और रिवर्स वाले जो लैंड थे, सुंदर लैंड, उनको क्यों छोड़ दिया था। उन्होंने ये बात कही कि भाई जहाँ पर खाने को मिलेगा वहीं तो हम रहेंगे, वो भले ही हरे और अच्छे फील्ड हैं, सुंदर हैं, लेकिन अगर वो हमें खाने को नहीं दे सकते तो वहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जब कभी भी उन्हें भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट, यानी जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिलता है वो वहीं पर अपने जो टेंट्स हैं यानी तंबू हैं उनको गाड़ देते हैं, एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, और उनके जो ट्रांजिट होम है वो बन जाते हैं। ट्रांजिट का मतलब टेम्पररी होम, यानी आज यहाँ पर तंबू गाड़ लिए तो यहाँ मकान है, कल दूसरी जगह तंबू गाड़ दिया तो वहाँ उनका मकान है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दम, और जो बच्चे होते हैं उन्हीं में ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और वो भी बड़े होते हुए जो सर्वाइवल है उसमें ही पार्टनर बन जाते हैं, यानी कि वो भी जो है रैक पिकिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में वो सर्वाइवल यानी जीवन जीने का मतलब है रैक पिकिंग करना, यानी कूड़ा बीनना। कूड़े में से जो भी खाने की चीज़ें हैं वो पैसा वगैरह मिल जाए या कूड़ा बीन करके प्लास्टिक वगैरह की चीज़ों को जो बेच देते हैं। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइड यार्न, यानी मतलब वर्षों से जो रैक पिकिंग ये लोग करते हैं तो कई वर्षों तक लगातार करते रहने से ये एक तरह की उनके लिए कला बन चुकी है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और उनके लिए जो गार्बेज है वो एक तरह का गोल्ड है उनके लिए। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और ये उनका डेली का ब्रेड है, यानी डेली उनको जो रोटी है वो उसी के थ्रू मिलती है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों के ऊपर छत भी यही है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही ये लीकिंग रूफ हो, यानी जब जो बारिश का सीजन हो तो उसमें से पानी लीक करता हो, भले ही ऐसी छतों पर आखिरकार छत है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन बच्चे के लिए जो रैक पिकिंग है वो सर्वाइवल से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, उनके लिए ये एंटरटेनमेंट है, उनके लिए मज़ा है, एंड दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको समझाएंगे। So thank you students for watching the video. So thank you.